नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहर जो इतने अहम हैं वो राज्यों से अलग क्यों हैं। तो आज हम भारतीय संविधान के इसी बड़े दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं, केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, आखिर इनमें बुनियादी फर्क क्या है। सच पूछें तो यही वो सवाल है जो इस पूरी व्यवस्था की नींव है, और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये केंद्र शासित प्रदेश, ये यूनियन टेरिटरीज आखिर हैं क्या, और हमारा संविधान, उसका पार्ट 8 इनके बारे में क्या कहता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, और ये इसके नाम में ही छिपी है, यूनियन टेरिटरी, यानी एक ऐसा इलाका जिस पर सीधे सीधे केंद्र सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन चलता है। अब सोचिए, राज्यों की तो अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, है ना, जो अपने सारे मामले देखती हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में ऐसा नहीं है। यहाँ असली पावर, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो केंद्र के पास होती है। बस यही है सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी फर्क। और अगर हम आज की बात करें तो भारत में कुल 8, जी हाँ, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैसे ये नंबर हमेशा से ऐसा नहीं था। समय के साथ देश के प्रशासनिक ढांचे में जैसे जैसे बदलाव हुए, ये संख्या भी बदलती रही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर इन पर सीधा केंद्र का शासन है, तो फिर इनका रोजमर्रा का कामकाज, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन देखता है। यहीं पर तस्वीर में आते हैं भारत के राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये प्रशासक आखिर होते कौन हैं? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति जी तो दिल्ली में हैं। वो हर यूनियन टेरिटरी का रोज का काम खुद तो नहीं देख सकते। तो बस यहीं पर प्रशासक का रोल आता है। ये एक सीनियर ऑफिसर होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये जमीन पर राष्ट्रपति के आंख और कान की तरह काम करते हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो एकदम सीधा और साफ है। पावर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। सबसे ऊपर है भारत के राष्ट्रपति, जो सुप्रीम अथॉरिटी हैं। वो एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, और ये प्रशासक राष्ट्रपति के एक एजेंट के तौर पर काम करता है और उस यूनियन टेरिटरी के पूरे शासन के लिए जिम्मेदार होता है। एकदम सिंपल और क्लियर चेन ऑफ कमांड है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये जो प्रशासक है ना, इनका पदनाम मतलब डेजिग्नेशन हर जगह एक जैसा नहीं होता। जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जो थोड़े बड़े या ज्यादा स्ट्रेटेजिक यूटीज हैं, वहाँ इन्हें कहते हैं उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। और वहीं चंडीगढ़ या लक्षद्वीप जैसी जगहों पर इन्हें सिर्फ प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर ही कहा जाता है। तो मतलब काम वही है, बस नाम अलग अलग हैं। और ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। प्रशासक उस टेरिटरी का कोई इंडिपेंडेंट हेड नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ राष्ट्रपति के एक एजेंट के तौर पर काम करता है। मतलब सारी की सारी पावर आखिर में राष्ट्रपति के ही हाथ में होती है। चलिए, अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। हर नियम के कुछ अपवाद भी तो होते हैं ना, और यही बात इस व्यवस्था को और भी दिलचस्प बना देती है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली और पुडुचेरी की। इनके लिए कुछ बहुत ही खास इंतजाम किए गए हैं जो इन्हें बाकी यूटी से एकदम अलग खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ है बाकी के यूनियन टेरिटरीज जिन पर सीधा केंद्र का कंट्रोल है, और दूसरी तरफ है दिल्ली और पुडुचेरी। इन्हें एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। इन्हें अपनी खुद की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और एक मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखने का अधिकार है। सीधे शब्दों में कहें तो इनके पास राज्यों की तरह ही एक चुनी हुई सरकार होती है। खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो उसे ये स्पेशल स्टेटस मिला था 1991 में, 69वें संविधान संशोधन के जरिए। भाई, देश की राजधानी है तो यहाँ के लोगों की अपनी लोकतांत्रिक उम्मीदें थीं, अपनी आवाज की जरूरत थी। बस इसी को पूरा करने के लिए इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया। लेकिन कहानी में एक और पेंच है। इस स्पेशल स्टेटस की भी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं। दिल्ली की विधानसभा को राज्यों की तरह हर विषय पर कानून बनाने की पूरी पावर नहीं है। 3 बहुत ही जरूरी मामले, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर, ये आज भी सीधे केंद्र सरकार के ही कंट्रोल में हैं। और यही वो चीज है जो दिल्ली को एक पूरा राज्य बनने से रोकती है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो समझ आ गई, पर इन इलाकों में कानून कौन बनाता है और न्याय की व्यवस्था मतलब जुडिशरी कैसे काम करती है?
इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 240 और 241 में। आर्टिकल 240 को देखें तो ये राष्ट्रपति को कुछ खास यूनियन टेरिटरीज जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए नियम कानून बनाने की एक बहुत बड़ी पावर देता है, ताकि वहां शांति, तरक्की और अच्छा शासन बना रहे। और ये बात ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति का बनाया हुआ कोई भी नियम उतना ही पावरफुल होता है जितना कि संसद का बनाया हुआ कोई कानून। और जहां तक न्याय की बात है, तो यहाँ संसद के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वो किसी यूनियन टेरिटरी के लिए उसका अपना अलग हाईकोर्ट बना दे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिल्ली, जिसका अपना हाईकोर्ट है। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि उस यूटी को किसी पास वाले राज्य के हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डाल दिया जाए, जैसे लक्षद्वीप के सारे मामले केरला हाईकोर्ट में सुने जाते हैं। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है ना? चलिए अब फटाफट से इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या याद रखना है? 4 मोटी मोटी बातें। पहली, यूनियन टेरिटरीज को सीधे सीधे कौन चलाता है? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के जरिए। दूसरी बात, प्रशासक कौन है? वो राष्ट्रपति का ही एक एजेंट है। तीसरी, दिल्ली और पुडुचेरी में क्या खास है? उनके पास अपनी चुनी हुई सरकारें हैं, हाँ, कुछ लिमिटेशंस के साथ। और चौथी और आखिरी बात, इन जगहों के लिए कानून बनाने और न्याय की व्यवस्था करने का अधिकार संसद के पास है। और जाते जाते एक सवाल, एक विचार। ये जो सिस्टम है हमारा यूनियन टेरिटरीज का, जहां कुछ को थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई है और कुछ पर सीधा सेंट्रल कंट्रोल है, ये पूरा का पूरा सिस्टम भारत की एकता और अखंडता को आखिर कैसे मजबूत करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।